31 कौन है वो लड़की, कौन है असली गुनहगार जिसने राघव को फंसाया। अब तक वीर अपने आप को शांत करके कहता है, वो लड़की मतलब जिया राघव को अपना भाई मानती है और राघव को भी उसको अपनी बहन मनाता है। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि राघव उस पर वो सब घटिया हरकत कर रहा था। लावण्या वीर की बात सुन कहती है, ये सब आप किस बेसिस पर कह रहे हो भाई। वीर लावण्या की बात सुन एक फोटो प्ले करता है प्रोजेक्टर पर, जहां जिया राघव को राखी बांध रही थी। वीर उस फोटो को दिखने के साथ कहता है, तुम्हें मालूम है लावण्या, राखी के दिन राघव के हाथ में एक लड़की राखी बांधती है, वो और कोई नहीं यही जिया है। प्रोजेक्टर पर उस फोटो को देख और वीर की बात सुन लावण्या की आंखों से ना चाहते हुए भी एक बूंद आंसू निकल जाता है। लावण्या तुरंत उस आंसू को पूछ आगे कहती है, भाई मैं मानती हूँ ये सब सह है, लेकिन उस बात का क्या, उस लड़की का क्या जिसके साथ राघव ने रे किया है होटल ग्रीन में। उस दिन राघव को खुद मैंने रेंज हाथ पकड़ा था। राघव ने उस लड़की के साथ जो जो किया था वो सब मैंने खुद देखा है। उस लड़की के शरीर के ऊपर राघव के हाथों के निशान, उसके शरीर पर राघव के दांतों के निशान मैंने खुद देखे थे। यही नहीं, उस लड़की ने मुझे खुद उसके मुंह से उसकी दर्द भरी कहानी, उसके ऊपर हुए जुल्म को बताया था। उसने मुझे वो सब बताया था जो राघव ने उसके साथ उस दिन किया था। अब आप बोलिए कि वो लड़की भी झूठ कह रही थी। मैंने जो अपनी इन आंखों से देखा वो सब झूठ था। कहिए कि मैं गलत हूँ। बोलो भाई बोलो। लावण्या एक चीख के साथ लास्ट वाली लाइन कहती है। अब आगे वीर लावण्या की बात सुन एक सीरियस टोन में कहता है, वो लड़की झूठ कह रही थी या सच, ये तो आज कोर्ट में ही आता चलेगा। मैं तो अब जा रहा हूँ कोर्ट के लिए। अगर तुम्हें भी सच जानना है तो तुम चल सकती हो मेरे साथ। लावण्या वीर की बात सुन वही खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि आज उसकी सगाई भी थी जिसके लिए लावण्या ने खुद ने आगे चढ़कर पहला कदम बढ़ाया था। वही लावण्या के मन में ये भी चल रहा था कि अगर राघव सही होगा, अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा तो उसका पहला प्यारा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लावण्या अभी इसी कश्मकश में थी। वीर लावण्या की कन्फ्यूजन समझ जाता है, इसीलिए वीर जाने से पहले लावण्या से कहता है, अगर तुमको इन सब के पीछे कौन है जो राघव और तुमको अलग करना चाहता है और उस रात क्या हुआ था, इन सब के पीछे का सच जानना है तो तुमको कोर्ट में आना ही होगा। इतना कहने के साथ वीर वह से बाहर की तरफ जाने लगता है। वही वीर की बात सुन लावण्या भी बिना कुछ सोचे समझे वीर के पीछे जाने लगती है, क्योंकि लावण्या के लिए राघव अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी था। लावण्या के मन में जो राघव के लिए नफरत थी, जो गलतफहमी थी, उसके वजह से राघव को लावण्या ने अपने आप से दूर करने के लिए ये सब किया था। लेकिन इन सब में ना ही राघव और ना ही लावण्या खुश थी। अगर लावण्या को सब चीजें सही करने का मौका मिले, अगर राघव सच में इनोसेंट हुआ तो लावण्या के ज्यादा कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन लावण्या के मन में ये भी सवाल था कि क्या राघव उसे माफ करेगा अगर वो निर्दोष हुआ तो। लावण्या झट से अपने मन से यह सवाल दूर कर दिया और वहां से वीर के पीछे जाने लगी। लावण्या ने इस वक्त सच जानने के लिए अपनी होने वाली सगाई को भी सेकंड प्रायोरिटी दी थी। लावण्या को ऐसे जाते देख कृष जल्दी जे आगे बढ़ लावण्या को रोकते हुए बोल पड़ता है, लावण्या हमारी सगाई अभी होने वाली है, तुम ऐसे नहीं जा सकती बीच में जोड़कर। लावण्या कृष को अपने रास्ते के बीच में आते हुए देख एक गिल्ट के साथ कहती है, कृष मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे सच जानना जरूरी है। हम कोर्ट से आकर सगाई के बारे में देख लेंगे। इतना कहने के साथ लावण्या कृष के बाजू से निकल जाती है। वही वीर कपूर मैंशन के बाहर लावण्या के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस पता था लावण्या सबसे पहले राघव को ही चुनेगी। लावण्या वीर की कार की तरफ बढ़ उसमें बैठ जाती है। अभी 12:30 बजे थे, इसलिए कोर्ट पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम था। वही कपूर मैंशन में सुधा जी और बाकी कपूर फैमिली सब आए हुए मेहमान और ओबरॉय फैमिली की माफ़ी मांग रहे थे आज के लिए। सुधा जी बहुत ही शर्मसार थी। मिसेस ओबरॉय सुधा जी से कहती है, सगाई करनी ही नहीं थी, आपकी बेटी को तो मेरे बेटे के भावनाओं के साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, जो कुल अपने पति को सरेआम पब्लिक पल्स में मरती हो, जो कि एक डिवोर्सी हो। मैंने मेरे बेटे को कहा था कि उस लड़की से सगाई मत करो, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारी भी हालत उस राघव जैसे हो जाएगी। लेकिन नहीं, मेरे बेटे पर तो तुम्हारी उस चुड़ैल बेटी ने कोई जादू कर दिया था, जो ऐसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था लावण्या के सामने। फिर अपने पति को वही चुपचाप खड़े देख मिसेस ओबरॉय कहती है, सुनिए जी, अब भी आपको अपने इज्जत का कोई तमाशा बनाना है तो यही रहिए, मैं तो चली अपने बेटे के साथ। इतना कहने के साथ मिसेस ओबरॉय वहां से कृष का हाथ पकड़कर जाने लगती है। सुधा जी तो अब गुस्से और गिल्ट के मारे भरी जा रही थी। सुधा जी गुस्से में समीर जी की तरफ देख कहती है, सुनिए जी, आज जो भी कुछ हुए उसके लिए मैं उस राघव को कभी माफ़ नहीं करने वाली। इतना कहने के साथ सुधा जी भी कोर्ट की तरफ जाने लगती है। वही समीर जी चेहरे पर एक हंसी लेकर सुधा जी के पीछे जाने लगते हैं।
सुधा जी और समीर जी को ऐसे जाते देख बाकी कपूर फैमिली भी वह से चली जाती है। वही खड़ा एक आदमी वीर के आने के बाद पसीने से पूरा तरबतर हो गया था वीर की बात सुनकर, लेकिन तब किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया था। 2 बजे कोर्ट में राघव आरोपी के पिंजरे में खड़ा था। वही आज राघव के बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही एहसास था, जिसे देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि राघव ने कुछ गलत किया है। वही बाकी सब जैसे कि लावण्या, वीर, जिया और बाकी कपूर फैमिली अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। जज अपने शब्दों के साथ आगे की प्रोसीजर चालू करने को कहते हैं, जिसे सुन लॉयर कालिदास पहले राघव पर लगे हुए इल्जाम बताता है, फिर अपने वही पुराने सबूत जज के सामने पेश करता है। जिसे देख जज लॉयर कालिदास से कहता है, मिस्टर कालिदास, पिछली बार मैंने आपको उस लड़की और उन दोनों लड़कों के गवाही की जांच करने के लिए कहा था। क्या आपने वो किया? अगर किया है तो वो दिखाए, मुझे ये पुराने सबूत के बारे में सब पता है, जिसको मिस्टर रॉय ने झूठा भी साबित किया है। वही जज की बात सुन कालिदास कहते हैं, माय लॉर्ड, अब तक उस होटल ग्रीन वाली लड़की का कोई भी पता नहीं चल पाया है। रही बात उन दोनों लड़कों की तो वो दोनों ही 3 दिन पहले ही बेल पर छूट गए थे। उसके बाद उन दोनों का कोई भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे और कुछ दिनों की सहूलत दीजिए, जिससे मैं आरोपी राघव के खिलाफ पक्के सबूत हासिल कर सकूं। कालिदास इतना कहकर शांत होकर जज की तरफ देखने लगता है। वही जज लॉयर कालिदास की बात सुन लॉयर रॉय की तरफ देख कहता है, मिस्टर रॉय, आपको कुछ कहना है आपके साथीदार के लिए? मिस्टर रॉय हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मुझे ऐसे कुछ सबूत हाथ लगे हैं जो कि मेरे क्लाइंट यानी राघव देशपांडे को निर्दोष साबित करने के लिए काफ़ी है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे इस सबूतों के बाद राघव पर लगे हुए सारे इल्जाम है जाएंगे। इतना कह मिस्टर रॉय शांत हो जाते हैं। वही बाकी सब जो वह मौजूद थे मिस्टर रॉय की बात सुन चौंकाने के साथ कानाफुनसी करने लगते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट रूम में काफ़ी हंगामा होने लगता है। जिसकी वजह से जज अपना लाठी बजाते हुए कहता है, शांत रहिए सब। मिस्टर रॉय, आप जो बोले रहे हो वो सीधे अपने सबूत देकर बोलिए, उसे देख मैं तय करूंगा कि राघव निर्दोष है या गुनहगार। वही लॉयर रॉय जज की बात सुन सीधे अपने पॉइंट पर आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, पहले मैं मेरे उन 2 गवाहों को बुलाना चाहूंगा कि जिसकी वजह ये साबित हो सके मिस लावण्या के ऊपर जो हमाल हुआ था उसमें मेरे क्लाइंट का कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए मैं आपकी परमिशन चाहते हूँ कि आप मेरे उन दोनों गवाहों को आने के मंजूरी दे। वही जज भी मंजूरी दे देते हैं। उसके बाद 2 हवलदार लॉयर रॉय के इशारे की वजह से 2 आदमियों को कोर्ट रूम के अंदर लाते हैं। उन दोनों को अंदर आते देख सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो डॉन और कोई नहीं सैम और करण थे, जिसने लावण्या के इज्जत पर हाथ डाला था और सारा इल्जाम राघव के ऊपर डाला था। दोनों ही सैम और करण पिंजरे में आकर खड़े रह जाते हैं, जिनकी हालत अभी के लिए काफ़ी खराब थी। जिसे देख मिस्टर रॉय उनसे कहते हैं, क्या आप इन सब के सामने वो सच बताओ जो आपने इन पुलिस वालों के सामने कहा है? मिस्टर रॉय की बात सुन दोनों लड़के बता देते हैं कि उन दोनों को किसी आदमी ने राघव को फंसाने के लिए कहा था, जिसमें वो आदमी इन दोनों को जेल से आज कर देगा, उसी के साथ उन पर लगे हुए सारे इल्जाम भी हटा देगा। वही दोनों लड़कों की बात सुन फिर से कोर्ट रूम में शोर होने लगता है, जिसकी वजह जज फिर से सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। वही लॉयर कालिदास बीच में आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मैं इन दोनों की इस गवाही को नहीं मनाता। जिसे सुन जज उसके पीछे की वजह पूछता है। कालिदास फिर आगे कहता है, माय लॉर्ड, इन दोनों की हालत देखिए, इन्हें देख ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को काफ़ी मारा गया है, जिस वजह से इन दोनों दबाव में आकर गवाही दी हो। इन दोनों को किसी ने डर धमकाया है झूठी गवाही देने के लिए। जिसे सुन उन दोनों लड़कों में से सैम तुरंत कहता है, नहीं नहीं, हम कोई झूठी गवाही नहीं दे रहे हैं, हमने अभी जो कहा वो सब सच है। सैम की बात सुन कालिदास उनके पास आकर उनकी चोट के बारे पूछता है, जिस पर सैम फिर से कहता है कि जब वो दोनों ही जेल से छूट गए थे तब पार्टी करने के लिए क्लब गए थे। वही एक ग्रुप के झगड़ा हो गया था, जिस वजह से उन दोनों की यह हालत हुई है। उसी के साथ मिस्टर रॉय आगे कहते हैं, उन दोनों को उस झगड़े के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया था, जहां से मिस्टर रॉय ने उनको पकड़ा लिया और उस दिन के पूछे की असली सच्चाई का पता लगाया। उसके साथ मिस्टर रॉय ने दोनों के ऊपर फाइल की गई चार्जशीट जज के सामने पेश की, जिसकी वजह से कालिदास चुप हो गया। फिर मिस्टर जज उन दोनों लड़कों को धारा 211 और धारा 354 की तहत झूठी गवाही और छेड़छानी के लिए सैम और करण को 5 साल की सजा और उसी के साथ दोनों को 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जज के फैसले के बाद पुलिस वाले दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। वही जिया, राघव, वीर और समीर जी इस बात से खुश हो गए थे। अब सिर्फ राघव पर एक ही केस रह गई थी, जिससे उसको निर्दोष सबूत करने का काम मिस्टर रॉय करने वाले थे। वही दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर क्रिश अपनी कार से आ जाता है। उसके एक हाथ में अभी पट्टियां लगी थी, जो इस बात के तरफ इशारा कर रहा था कि क्रिश के साथ कुछ हुआ था।
हाँ, क्रिश के साथ कुछ हुआ है ओबरॉय विला में। जब क्रिश अपनी माँ के जबरदस्ती की वजह से ओबरॉय विला में आता है, तब मिसेस ओबरॉय क्रिश को लावण्या को लेकर बहुत सुनती है। उसी के साथ लावण्या को बहुत बुरा भला भी कहते हैं, जिसे सुन क्रिश गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास तोड़ देता है। गिलास टूटने की वजह से उसके कुछ कांच के पार्ट क्रिश के हाथों में घुस जाते हैं, जिस वजह से खून रिसने लगता है, जिसे देख मिसेस ओबरॉय क्रिश के पास आ उसके हाथ को पकड़ अपने एक नौकर को मेडिकल किट लेन को कह देती है। फिर क्रिश की तरफ देख अपने आंखों से आंसू बहते हुए कहती है, बेटा कर कब तक अपने आप को ऐसे ही सजा देते रहेगा उस लावण्या के लिए। तब भी उसने तुमको मन किया था और आज भी उसने तुमको छोड़ दिया उस राघव के लिए। अपनी माँ की बात सुन क्रिश कहता है, नहीं माँ, नहीं, लावण्या इस बार मुझे ऐसे छोड़ नहीं जा सकती। उकसे लिया मैंने क्या कुछ नहीं किया, आपको तो पता है। इतना कहने के साथ क्रिश किसी सहायकों की तरफ हंसाने लगता है। क्रिश को ऐसे हंसते देख मिसेस ओबरॉय का दिल के कई टुकड़े हो जाते हैं। क्रिश वैसे ही कुछ देर तक हंसने रहता है। तब तक मिसेस ओबरॉय क्रिश के हाथ पर पट्टी कर देती है। क्रिश फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए एक डेविल लुक के साथ मिसेस ओबरॉय की तरफ देख कहता है, माँ मेरे कमरे को सजा दो, आज मैं आपके होने वाली बहू के साथ सुहागरात बनाने वाला हूँ। इतना कहने के साथ क्रिश वह से चला जाता है। वही मिसेस ओबरॉय और वह खड़े सब नौकर डर जाते हैं कि क्रिश अब क्या करेगा। वही क्रिश ओबरॉय मैंशन से सीधे कोर्ट में आ जाता है। वही उसके पीछे कुछ लग्जरियस कार भी आती है। क्रिश किसी को फ़ोन कर कोर्ट रूम के अंदर आ जाता है। वही कोर्ट रूम में लॉयर कालिदास मिस्टर रॉय से होटल ग्रीन वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है कि मिस्टर रॉय, आपने कहा था कि आप मिस्टर राघव को होटल ग्रीन के इंसिडेंट से भी छुड़ा लेंगे। अब आप इस पर क्या कहना चाहोगे? आपके पास इसका कोई सबूत है कि राघव बेकसूर है, या मैं मान लूँ राघव ने उस रात होटल ग्रीन में एक अबला लड़की के साथ रपे किया था? इतना कहने के साथ मिस्टर कालिदास मिस्टर रॉय के बोलने की राह देखने लगते हैं। मिस्टर कालिदास को ऐसा लग रहा था कि मिस्टर रॉय के पास कोई भी सबूत या गवाह नहीं होंगे राघव के लिए, क्योंकि जो लड़की उस रात राघव के साथ थी उस लड़की को कालिदास के क्लाइंट ने कब का देश से बाहर भेज दिया था। इसी सोच के साथ कालिदास मन ही मन हंसने लगता है। वही कालिदास की बात सुन मिस्टर रॉय कुछ देर सबको देखने लगते हैं। वही मिस्टर रॉय को कुछ बोलते ना देख मिस्टर कालिदास फिर आगे कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर रॉय, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? या आपको ये डर लग रहा है कि आज आप ये केस जाएंगे? आपको इस बात का तो डर नहीं लाग रहा है ना कि द मिस्टर रॉय जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा वो आज अपने लाइफ में पहली केस हारने वाला है। इतना कहने के साथ मिस्टर कालिदास फिर से हंसने लगता है। फिर हंसते हुए ही आगे कहता है, चिंता मत करो मिस्टर रॉय, आप मेरे जैसी एक एक्सपीरियंस सीनियर के सामने हारने वाले हो, इसलिए आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। वही बाकी वह बैठे बाकी सब मिस्टर रॉय को शांत देख और मिस्टर कालिदास को ऐसे हंसते देख कंफ्यूज्ड हो गए थे। सबको लग रहा था कि लॉयर रॉय के पास राघव को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ लोग थे जिन्हें सब सच पता था। वही रॉय अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मिस्टर कालिदास, मैं मानता हूँ कि आप एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप भूल गए हो कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ इंसान जिसे इंडिया में न्याय की दीवार से जाना जाता है, जिसने अभी तक एक भी केस नहीं हारा, जिसने जिस केस को लिया है उन सब में असली हर एक गुनहगार को सजा दी है, इसलिए मैं आज भी नहीं हारने वाला। कालिदास जो अभी तक है हंस रहे थे, मिस्टर रॉय की बात सुन एकदम चुप हो जाते हैं। वही कोर्ट में फिर से सब लोग कानाफूसी कर रहे थे। जज दोनों लॉयर को ऐसे झगड़ते देख और सब लोगों को कानाफूसी करते देख कहता है, मिस्टर रॉय, अगर आपके पास कोई सबूत है जो आपके क्लाइंट मिस्टर राघव को बेकसूरवार साबित कर सकता है तो उसे तुरंत पेश कीजिए। मिस्टर रॉय जज की बात सुन तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर ऑल ऑफ दिस। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसकी गवाही के चलते ये साबित हो सकता है कि मिस्टर राघव इनोसेंट है। उन्होंने उस रात होटल ग्रीन में उस लड़की के साथ कुछ भी किया था, बल्कि मिस्टर राघव को उस रात फंसाया गया था। मिस्टर रॉय की बात सुन सब लोगों में फिर से कानाफूसी होने लगती है। यह क्या हो रहा है? कौन ने सबूत की बात कर रहा है? क्या राघव बेकसूर है? अब मिस कपूर क्या करेगी? क्या राघव सच में बेकसूर हुआ तो वो अपनी पत्नी को माफ़ करेगा? एमी तो पहले ही कह रही थी राघव बेगुनहगार है, देखो वो कितना मासूम दिख रहा है, उसकी पत्नी ने ही उसको फंसाया होगा। ऐसी तरफ बातें उस कोर्ट रूम में हर तरफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुन जज फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, साइलेंस प्लीज, मिस्टर रॉय जल्दी से अपने गावे को यहाँ पेश करो। वही कालिदास के चेहरे पर तो अब डर का भाव आ गया था। कालिदास को डर राघव के बेकसूरवार साबित होने का नहीं तो अपने उस क्लाइंट का लग रहा था, जिसने राघव को इन सब में फंसाया है। वही दूसरी ओर मिस्टर रॉय जज की बात सुन हवलदार को उस गवाही को अंदर लेने को कह देता है। वही कुछ ही देर में एक लड़की हवलदार के साथ अंदर आते हुए दिखाई देती है सबको। वो लड़की सीधे चलकर अंदर आते हुए पिंजरे में आ जाती है।
वही उस लड़की को देख कोई भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर घूंघट रखा था। वही जज उस लड़की को देख मिस्टर रॉय कहता है, ये कौन है और इसका क्या संबंध है राघव के इस ऐसे के साथ। मिस्टर रॉय जज की बात सुन उस लड़की को अपने चेहरे के ऊपर से घूंघट हटाने को कहता है। वही लड़की मिस्टर रॉय की बात सुन अपने चेहरे पर से घूंघट हटाती है। जैसे ही उस लड़की का घूंघट हटाता है, सब लोगों की आंखें बाहर निकल आती है। उसी के साथ किसी के मुंह कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। 32 शिवानी का मायाजाल, राघव की दरिंदगी शिवानी के मुंह से। मिस्टर रॉय पहले सबकी तरफ अपनी पैनी नज़र डालते हैं, फिर जज की तरफ देख कहते हैं, माय लॉर्ड, ये है शिवानी बंसल। ये वही लड़की हो कि राघव के साथ उस रात होटल में थी। ये वही है जो राघव के साथ उस फोटो में थी, जिस पर राघव ने जी लड़की पर रेप करने का केस हुआ है, वो यही है। लेकिन इतना कहकर मिस्टर रॉय फिर एक बार शांत हो जाते हैं। वही अब तो कोर्ट में हंगामा चालू हो ही गया था, क्योंकि जो लड़की कोर्ट रूम में घूंघट पहनकर आई थी वो वही थी जो उस रात राघव के साथ होटल ग्रीन में थी। ये वही थी जिसने लावण्या को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताया था, जो राघव ने उसके साथ किया था। वही उस लकड़ी यानी शिवानी को देख लॉयर कालिदास का मुंह तो बाहर ही पड़ने आया था। वही लावण्या भी उस लड़की को पहचान गई थी। लावण्या ने उस दिन के बाद शिवानी को काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन शिवानी उस दिन के बाद ऐसे गायब हो गई थी जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वही जज मिस्टर रॉय से पूछता है, अगर यही वो लड़की है जिसके साथ आपके क्लाइंट राघव ने अत्याचार किया है, तो आप ही इसे सबूत के तौर पर क्यों पेश कर रहे हो। मिस्टर रॉय जवाब देते हुए कहता है, माय लॉर्ड, सच क्या है? उस रात होटल ग्रीन में क्या हुआ था? क्या सच में राघव ने इसके साथ कुछ किया था या नहीं, या राघव को इन सब में फंसाया गया था? ये तो सिर्फ शिवानी ही बता सकती है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि शिवानी को अपनी बात यहाँ बताने की मंजूरी दे दीजिए। मिस्टर रॉय की बात सुन जज परमिशन दे देता है। वही शिवानी पहले तो सबकी तरह देखती है, तब उसे पहले लावण्या दिखती है, जिसे देख उसे याद आ जाता है कि यही वो लड़की थी जिसने उसे वहां से कुछ पासी देकर सेफली बाहर निकला था। लावण्या को देख वो लड़की अपनी आंखें तुरंत छुपाकर फेर लेती है। फिर उसकी नज़र वही लावण्या के कुछ दूर बैठे असली मास्टरमाइंड पर जाती है, जिसे देख शिवानी कुछ देर तक तो डर जाती है। फिर उसे मिस्टर रॉय की बात याद आ जाती है, जिस वजह से शिवानी जज की तरफ देख अपनी बात कहने लगती है। जज साहब, मैं शिवानी जो बता रहे हूँ वो सब सच है। उस दिन यह आदमी मतलब मिस्टर राघव ने मेरे साथ। शिवानी की आगे के बात सुनाने के लिए सारे लोग तड़प रहे थे। वह बैठे कुछ लोग सुनना चाहते थे कि शिवानी हाँ बोले तो कुछ चाहते थे कि शिवानी ना बोले। ज़्यादा तो राघव को दोषी बनाना ही चाहते थे, लेकिन अब सच तो सच ही था। आगे सुनते हैं। शिवानी कहती है, मिस्टर राघव ने उस रात कुछ भी नहीं किया था, बल्कि राघव को उसमें फंसाया गया था। अब असली हंगामा कोर्ट रूम में चालू होता है, क्योंकि सच जो सबके सामने आया था, जो मोस्ट ऑफ लोगों के सोच के बिल्कुल अलग था। सब तरफ अब बातें होने लगती है, जिसकी गूंज सोरठ रूम के बाहर की तरफ जा रही थी। वही बाहर खड़े मीडिया वाले भी अपने अपने खबरी को लगातार मैसेज पर मैसेज करने लगे, अंदर क्या हो रहा है। लेकिन साको तो कुछ सुन गया था। सब लोग इतने शोक में थे, सिर्फ बातों में ही लगे थे। वही जज सबको शांत करते हुए शिवानी को असली कहानी बताने को कहते हैं। शिवानी भी असली सच बताना चालू कर देती है, जैसे कि राघव वहाँ क्यों आया था, फिर आगे क्या क्या हुआ, कैसे राघव को उन सब में फंसाया गया और किसने फंसाया, उसी के साथ शिवानी ई क्या क्या किया। फ्लैशबैक तारांकन। उस रात बाहर काफ़ी खामोशी थी। रात को जिस खामोशी को तोड़ने का काम बिजलियाँ कर रही थी बिना बारिश के। वही राघव एक क्लब के अंदर बैठे बैठे शराब पर शराब पिया जा रहा था, क्योंकि भरा जो बिजलियाँ कड़कड़ा रहे थी उसका वार राघव के दिल पर हो रहा था। उसी के साथ उसके आंखों से आंसू बारिश की बूंदों की तरह झरझर बह रहे थे। वही एक वेटर लड़की जो कि शिवानी थी, राघव के पास आकर उसको ड्रिंक और कुछ स्नैक्स सर्व करने लगती है। शिवानी अपने मकसद से आई थी जिसे वो पूरा करना चाहती थी, जिसकी शुरुआत उसने राघव के साथ बातचीत करके की। शिवानी राघव की हालत देख उसके पास आ उसके गालों पर अपनी उंगली फिरने के साथ कहती है, शायद आज किसी आशिक का दिल टूट गया है। राघव शिवानी की बात सुन और उसको अपने करीब आते देख शिवानी को दूर धकेल अपना पैक बनाने के लिए कहता है। वही शिवानी फिर से पैक बनाते हुए कहती है, प्यार चीज़ ही ऐसी है जो अच्छे अच्छे को रुल दे। अब आप ही देखो न, मेरे प्यार ने भी मेरे साथ धोखा किया और किसी और लड़की के साथ भाग गया जिसका नाम लावण्या है। वही लावण्या का नाम सुन राघव शिवानी की तरफ देखने लगता है। फिर लावण्या को गाली देते हुए शिवानी आगे कहती है, देखो ना हैंडसम, वो लावण्या बीच मेरे प्यार को फंसकर उसके साथ हंसी रेत बिता रही है और मैं इधर काम कर रही हूँ, वो भी सिर्फ उन दोनों के वजह से। भगवान करे दोनों को दर्द भरी मौत मिले।
वही राघव झट से अपना हाथ शिवानी के मुंह पर रख कहता है, लावण्या को कुछ मत बोलो, मेरी लावण्या वैसी नहीं है। नहीं है मेरी लावण्या वैसी। वही राघव को अपनी बातों में आता देख शिवानी आगे कहती है, फिर कैसी है तुम्हारी लावण्या? तुम क्यों रो रहे हो फिर उसके लिए? क्या उसने भी तुमको धोखा दिया है? राघव शिवानी की बात सुन अपने हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पर रख कहता है, मेरी लावण्या बहुत अच्छी है। बुरा तो उसके साथ हुआ है जो मैं उसके लाइफ में आ गया। ना ही मैं उसके लाइफ में आता और नहीं उसके साथ आज वो सब होता। इतना कह राघव फिर से ड्रिंक करने लगता है। उसी के साथ सॉरी लावण्या का नारा भी लगाने लगता है। वही शिवानी कहती है, ऐसा क्या हुआ था आज जो तुम दिलजले बन गए हो? क्या लावण्या ने किसी के और के साथ रात? तभी राघव शिवानी के गाल के नीचे एक थप्पड़ बजा देता है, जिस वजह से शिवानी की बात अधूरी ही रह जाती है। शिवानी को थप्पड़ तो जोर से नहीं लगा क्योंकि शिवानी पहले से ही सावध थी। इसी वजह से सही टाइमिंग पर शिवानी ने राघव के थप्पड़ से सही वक्त पर बचा लिया खुद को। वही राघव नशे में होने की वजह से उसको कुछ पता ही चला। राघव फिर अपने होठों पर उंगली रख छू आवाज निकलने के साथ शिवानी को शांत रहने को कह देता है। फिर आगे अपनी कहानी बताने लगता है। बात भी ऐसी ही थी। आज शाम को लावण्या वीर के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई थी जो कि उनके ही दोस्त की थी। वही वीर ने अपने साथ राघव को भी लिया था, जिस पर लावण्या ने कुछ भी कहा। वीर चाहता था कि राघव लावण्या के साथ कुछ टाइम बिताएं और राघव को भी अकेला ना लगे घर में। सब 7 बजे पार्टी में पहुंच जाते हैं, जो कि एक आलीशान 5 स्टार होटल में थी। जैसे वो तीनों अंदर आ गए, लावण्या को उसके सहेलियां आकर अपने साथ ले जाते हैं। वही वीर को उसके दोस्त ले जाते हैं। अब राघव ही वह अकेला खड़ा था। राघव को ऐसे अकेला देख लावण्या के ऊपर मरने वाले कुछ लड़के राघव के पास आकर उसे घिरकर ड्रिंक पिलाने लगते हैं। लेकिन राघव ड्रिंक तो नहीं पीता था, जिस वजह से सब ने बना बनाया प्लान फेल होते नजर आ रहा था। जिस वजह से उनमें से ही एक लड़का जिसका नाम आयुष खुराना था, अपने गर्लफ्रेंड के कमर पर हाथ डाल कहता है, देखो रू, ये है हमारी लावण्या का पति जो कि नाकारा है, जिसे कुछ नहीं आता, एक नंबर का फट्टू है फट्टू। वही आयुष की बात सुन सब लोग हंसने लगते हैं। वही रू जिसका नाम रूही चावला था, आयुष से दूर हो राघव के पास आ उसके कमर पर हाथ रख सैडिक्टिव आवाज में कहती है, हो आयु, तुम ऐसा क्यों खा रहे हो? राघव बेबी कोई फड्डू नहीं है, वो 2 शेर है शेर। रू के इस अंदाज की वजह से राघव थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था। उसी के साथ राघव वह से हिल भी नहीं सकता था क्योंकि सबने उसे घिरकर जो रखा था। दूसरी तरफ रू की बात सुन आयुष डेविल इरादे से कहता है, ओ शेर, ये शेर है, मैं नहीं मनाता। जिस पर रू अपने चेस्ट के पार्ट को राघव के बाहों पर चिपकते हुए कहती है, ओ आयु बेबी, तुमको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो तुम राघव के साथ कोई गेम क्यों नहीं खेल लेते? फिर तुम जान जाओगे कि राघव बाबत सच में शेर है, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। आयुष राघव की तरफ देख कहता है, अबे हो राघव, बोलो क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? जसी पर राघव ना में सर हिला देता है, जिसे देख उनमें से ही एक लड़का कहता है, छोड़ दो आयुष, लावण्या को नामर्द पति मिला है, जो ना ही सबके सामने वो ना ही बिस्तर पर उसको खुश कर सकता है। जिसे सुन सब लोग फिर हंसने लगते हैं। वही राघव को नामर्द सुन और लावण्या को नाखुश रखने का सुन गुस्सा आ जाता है, जिसे देख आयुष फिर कहता है, राघव, अब तुम्हारे हाथ में सब हमारे साथ खेल खेल कर अपने आप को मर्द साबित करो या फिर नामर्द साबित कर लावण्या को हमारे साथ भेजो। राघव अब गुस्से से आयुष को कॉलर पकड़ उसके साथ खेल खेलने के लिए हाँ कर देता है, जिसे देख आयुष और बाकी सब राघव के साथ डांस फ्लोर के पास आ जाते हैं। वही राघव खेल के बारे में पूछता है, जिसे सुन आयुष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक लिप किस लेकर कहता है, हम दोनों यहाँ कपल डांस करेंगे अपने अपने चुने हुए लड़की के साथ। तुम अपने साथ कोई भी लड़की चुन सकते हो और मैं अपने साथ कोई भी लकड़ी चुन लूँगा। फिर एक गन बजेगा जिसके साथ हम दोनों कपल डांस चालू कर देंगे। जो पहले डांस करते टाइम रुक गया या गिर पड़ा वो अपनी हार मानकर समाने वाली की कोई भी एक शर्त मान लेगा। राघव उसकी बात सुन शर्त वाली बात से इनकार कर देता है, जिसे सुन आयुष राघव को मिस कपूर के साथ किए गए बिजनेस को कैंसिल करने की धमकी दे देता है, जिसे सुन राघव मान जाता है। वही आयुष अपने साथ अपने ही पास खड़ी लड़की को चुनता है। वही राघव को समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने। उसे पता था लावण्या इस बात के लिए ना ही करेगी। उसी के साथ पार्टी में राघव किसी और लड़की को जनता भी नहीं था, जिस वजह से राघव कंफ्यूज्ड था। राघव को ऐसे सब तरफ देखता देख रू उसके पास आ उसके हाथ में हाथ दे डांस के लिए बुलाती है। राघव भी बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है। फिर दोनों डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगते हैं। वही सबको लगा था कि राघव को डांस नहीं आता होगा, जिस वजह से आयुष ने उसे डांस करने का चैलेंज दिया था। लेकिन सबके अलग राघव तो काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल डांस कर रहा था, क्योंकि वीर ने उसे खुद डांस सिखाया था।
वही बाकी सब दोनों कपल को डांस करते देख तालियां बजने के साथ चीयर भी कर रहे थे। राघव को अच्छा डांस करता देख आयुष को अपना प्लान नाकामयाब होते हुए दिख रहा था, जिस वजह से आयुष रू को अपनी आंख मार देता है, जिसे देख रू भी अपने बनाए हुए प्लान के साथ राघव के पैरों में पैर डालकर राघव के साथ नीचे गिरने की एक्टिंग कर देती है, जिस वजह से राघव रू के साथ फ्लोर पर गिर पड़ता है। वही राघव सीधा रू के ऊपर गिरा था, जिस वजह से रू राघव के नीचे आ गई थी और उसकी चीख निकल गई थी, जिस वजह आयुष जल्दी से राघव के पास जा उसे उठाकर गुस्से में कहता है, डांस नहीं करना आता तो पहले ही बता देते, ऐसा ड्रामा कर मेरे रू को हर्ट क्यों किया। वह राघव जल्दी से उतरू से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आयुष उसकी बात काटकर कहता है, अभी तुम हार गए हो इसलिए तुमको मेरी एक सेहत माननी होगी, जिसे सुन राघव ना चाहते हुए भी मान जाता है। वही आयुष को अपना प्लान कामयाब होते दिख रहा था। आयुष राघव को मानते देख कहता है, तुमने रू को हर्ट किया है ना, इसलिए तुम रू की पैर पकड़कर माफ़ी मांगोगे। उसी के साथ माइक पर सबके सामने 3 बार कहोगे कि तुम एक नामर्द हो, जिसे सुन सब लोग हंसने लगते हैं। वही राघव ना में सर हिलाकर मना करने लगता है। तभी आयुष राघव को लावण्या को बर्बाद करने की धमकी दे देता है, जिसे सुन राघव ना चाहते हुए भी रू के पैर पड़कर माफ़ी मांगता है। फिर माइक लेकर जोर से 3 बार कहता है, मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ। राघव अपने हर एक एक्शन के साथ टूटता जा रहा था, क्योंकि उसको लावण्या की इज्जत की चिंता थी। वही आयुष के प्लान के मुताबिक लावण्या को राघव को रू के पैर पड़ते वक्त ही अपनी एक सहेली के साथ उसी जगह बुला लिया था। राघव भी उस बात से अनजान शर्त के मुताबिक सब कर देता है। लावण्या राघव को रू के पैर पड़ते देख और खदू को नामर्द कहते देख बहुत शर्म और गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से लावण्या खुद की और राघव को अपनी इज्जत की और दाजिया ना उड़ाने के लिए राघव के पास जा उसको एक जोरदार तमाशा लगा देती है। फिर आगे कहती है, हाँ तुमने सच कहा, तुम एक नामर्द हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी इस जगह से चले जाओ। मैं तुम्हारा ये सदा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती। क्यों मैंने तुम्हारे जैसे एक नामर्द के साथ शादी की। इसी तरह के और भी बातें करने के बाद लावण्या गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वही राघव लावण्या का थप्पड़ खा और उसके मुंह से खुद के लिए नामर्द सुन अपने आंखों में आंसू संभाल जल्दी से पार्टी में से चला जाता है। राघव के लिए लावण्या के वो सारे शब्द सुन राघव को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से राघव अपने रास्ते में आने वाले पहले वाली क्लब के अंदर चला गया ड्रिंक करने के लिए। राघव अपनी यह सारी बात शिवानी को रोते हुए बता देता है। वही राघव की बात सुन शिवानी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो जिस मकसद से वहाँ आई थी वो तो उसे करना ही था, जिस वजह से शिवानी बातों बातों में ही राघव के ड्रिंक में ड्रग मिला दिए थे, जिस वजह से राघव को नशा होने लगता है, जिस वजह राघव को अपने शरीर में जलन होने लगती है। वही राघव को ड्रग का असर होता देख शिवानी जल्दी से राघव को संभालते हुए एक प्राइवेट कमरे में ले जाती है। शिवानी ने राघव को ऐसा ड्रग दिया था जिस वजह से शरीर में सिर्फ आग आग होती है, जिस वजह से सेक्स करने का मन करने लगता है। वही राघव अब ड्रग के असर में पूरा आ चुका था, उसने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। शिवानी राघव को एक कमरे आकर बिस्तर पर धकेल देती है, फिर खुद के कपड़े फाड़ने लगती है, लेकिन उससे पहले कैमरा चालू कर रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। फिर शिवानी अपने सारे कपड़े फाड़ देती है। वही राघव ड्रग की वजह से अपने भी कपड़े फाड़ने लगता है। फिर शिवानी सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में राघव के पास जाती है। वही राघव को पाने पास किसी लड़की की परफ्यूम महसूस कर अपनी आंखें खोलने लगता है। राघव को अपने सामने एक गोरी बदन में लड़की दिखाई देती है, लेकिन नशे की वजह से उसको उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, जिस वजह राघव उस लड़की को उसी नशे की आवाज़ में तड़पते हुए पूछता है, कौन हो तुम। शिवानी झट से राघव के चेस्ट पर हाथ रख कहती है, मैं लावण्या हूँ बेबी, क्या हुआ तुमने पहचाना नहीं। राघव लावण्या का नाम सुन और अपने चेस्ट पर लड़की कोमल हाथ महसूस कर उसी के साथ अपने सामने गोरी बदन में लड़की को देख सारी सोचने की शक्ति अब पूरी तरह से खो देता है। राघव जल्दी से अपने ऊपर के सारे कपड़े निकल उस लड़की को अपनी तरफ खींच उसको चूमने की कोशिश करने लगता है। वही शिवानी जोर जोर से चिल्लाने के साथ राघव को छोड़ने के लिए कह रही थी। शिवानी के चिल्लाने और खुद को राघव के चुंगल से बचना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि राघव पर ड्रग का नशा अब हावी हो गया था, जिस वजह से राघव को अब शिवानी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। राघव जल्दी से शिवानी की ब्रा की हुक खोल उसके उभारों को दबाने लगता है। वही शिवानी अब और जोर से चिल्लाने लगती है। वही उसके साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहाने लगते हैं। अब यह आंसू भी उसके नाटक का हिस्सा था या सच, तो उसी को पता था। वही राघव ने अब शिवानी के ब्रा को निकलकर फेंक दिया था, जिस वजह से शिवानी अब अर्थनग्न अवस्था में राघव के सामने थी, जिस वजह से राघव की उत्तेजना और बढ़ रही थी। वही नशा भी उसके उन हार्मोन्स को बढ़ावा दे रहा था, जिस वजह राघव शिवानी को रफली किश करते हुए उसके दोनों उभारों को दबाए जा रहा था।
जिस वजह से शिवानी को काफ़ी दर्द हो रहा था। वहीं अब शिवानी की आवाज़ और भी जोर से आ रही थी। इतना कहने के साथ शिवानी रोने लगती है। वही शिवानी को ऐसा रोते देख और उसकी पहली वाली बात सुन जिसमें शिवानी ने राघव को बेकसूर बता दिया था, और अभी वाली बात सुन सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि शिवानी अगर राघव को बेकसूर बता रही थी तो अब जो बताया है और वो जो रो रही है वो सब क्या है। सबको ये तो पता चल गया था कि राघव ने अभी जो शिवानी ने बताया है वो सब ड्रग के नशे में किया है, लेकिन सबको अब ये सुनना था कि शिवानी और राघव के बीच वो सब हुआ है या नहीं। वही लावण्या, राघव को लावण्या समझ किसी और के साथ वो सब करते सुन बहुत बुरा लग रहा था। उसी के साथ उसको राघव पर गुस्सा और तरस भी आ रहा था। लावण्या अभी के लिए ये तो समझ गई थी कि राघव पर लगे हुए सारे इल्जाम झूठ निकले हैं। अभी सिर्फ वो आगे देखना चाहती थी क्या सच में राघव ने उस शिवानी के साथ वो सब किया है या नहीं। 33 नियान बता रहा है अपने ही कांड अपने मुंह से। अब आगे शिवानी फिर कुल को शांत कर आगे कहती है, अब राघव जो मुझ पर अब पूरे तरीके से हावी हो गया था, जो कि मुझे रफली किस कर रहा था, जिसे वजह से मैं उसे पीछे पुश भी नहीं कर सकती क्योंकि राघव मेरे काफ़ी नज़दीक था, जिससे मेरी ताकत कम पड़ रही थी। तभी मेरे दिमाग में कुछ आ गया था, जिस सोच मैंने इज्जत बचाने के लिए राघव के मैं पार्ट पर लात मार दी। वही लात लगते ही राघव दर्द से मुझको छोड़ थोड़ा दूर होकर अपने पार्ट को पकड़ जोर जोर से उड़ी मरने लगता था। उसी के साथ चिल्ला भी रहा था। वही जो ड्रग राघव को दिया था अब उसका असर भी दर्द की वजह से थोड़ा कम हो गया, जिस वजह से राघव को अपने आसपास का मंजर देख समझने आने लगा कि वो किस हालत में और क्या कर रहा है। इसलिए अपने सामने किसी और लड़की को देख राघव उसी नशे की हालत में झूलते हुए जल्दी से उससे माफ़ी मांगने लगा। वही राघव के ऊपर से नशा अभी भी पूरे तरीके से नहीं उतरा था। ये बात मुझे शिवानी को भी पता थी, जिस वजह से राघव को फिर ड्रग के असर में जाने से पहले मैंने शिवानी अपने पास से एक सुई बाहर निकाल राघव को लगा देती है, जिस पर बेहोशी की दवा लगाई गई थी। सुई लगते ही राघव कुछ देर में ही बेहोश हो गया था। राघव को बेहोश होता देख मैं जल्दी से उसे संभाल अच्छे से बेड पर लिटाकर उससे माफ़ी मांगते हुए कहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो इन सब के लिए, लेकिन मुझे मेरे माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। इतना कहकर मैं जो मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए रखा था उसे लेकर पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। फिर उस रिकॉर्डिंग को एक बार प्ले करके अच्छे से देख लेती है, जिसमें मेरे और राघव के ज़बरदस्ती किस का वीडियो अच्छे तरीके से आए थे, जिसे देख मैं जल्दी उस मास्टरमाइंड को फ़ोन लगाकर सब बता देती हूँ। फिर कॉल काट करके मैं राघव के रूम में उस मास्टरमाइंड के आने का इंतज़ार करने लगी थी। जैसे ही वो मास्टरमाइंड राघव के रूम में आता है मैं उसके पास जा उसको वो रिकॉर्डिंग दिखाकर उससे आधे बचे हुए पैसे मांगती हूँ। मुझे को पैसे मांगते देख वो मास्टरमाइंड कहता है, एक और काम करो, फिर तुमको डील के हिसाब से जितना पैसा देना है उसके 2 गुना दूंगा। जिसे सुन मुझे कुछ गड़बड़ होने का शक होता है, जिस वजह में शिवानी उसको कहती हूँ कि सेक्स के अलावा मैं कुछ भी करूँगी। जिसे सुन वो आदमी हंसते हुए कहता है, बड़ी अच्छी माल है तू, जो सिर्फ अपने होने वाले पति के लिए ही खुद को संभाल कर रखी हो। मुझे उस मास्टरमाइंड की बात सुन बुरा तो बहुत लगा था और उसके साथ मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे जो नीड थी उसको वो पूरा कर रहा था। फिर वो मास्टरमाइंड आगे बोलता है, हो मेरे पास है अलग काम है तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है मेरी और एक लड़की की, लेकिन उसमें हम दोनों के फेस नहीं आने चाहिए और नहीं सिर्फ आवाज़ आनी चाहिए, उसी के साथ तुम्हारी भी आवाज़ आनी चाहिए। मुझे उसकी बात सुन कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने उस मास्टरमाइंड को उसकी बात ना समझते हुए पूछा था, मतलब मुझे क्या करना होगा। जिस पर वो मास्टरमाइंड मुझे शिवानी को कुछ बताता है, जिसे सुन मैं उसकी बात पर हाँ मैं सर हिलाकर उसके काम में आगे भी हेल्प करने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन मुझे एक और सवाल था, जो कि मेरी आवाज़ ही क्यों। ये सवाल मैंने उस पूछा भी कि मेरी ही आवाज़ क्यों, आप जिसके साथ कर रहे हो वो भी यह सब बोल सकती है ना। जिसे सुन मास्टरमाइंड कहता है, तुम्हें कल सुबह जो राघव ने इस वीडियो ने किया है वो सब उसकी बीवी को भी बताना है। उसी के साथ तुमको यह वीडियो भी उसको दिखानी है जो हमने लेकिन राघव ने ज़बरदस्ती शूट की, ऐसा इसकी बीवी को बताना है, जिससे तुम्हारी आवाज़ इस वीडियो से मैच हो जाए और इसकी बीवी को तुम पर और इस वीडियो पर ट्रस्ट हो सके। मास्टरमाइंड की बात सुन मुझे सारा मामला समझ आ जाता है। मैं तैयार तो हो गई थी, लेकिन मुझे पता था मैं गलत कर रही हूँ। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि किसी प्यार करने वाले जोड़े को इस तरह अलग करने का, लेकिन मैं भी मजबूर थी अपने लाइफ के कठिनाई के आगे, जिस वजह ना चाहते हुए भी मैं तैयार हो गई थी। तभी शिवानी के आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वही बाकी सबको तो एक पर एक झटका लगे जा रहा था। वही राघव जो इस बात से अनजान था कि उसके साथ उस दिन इतना सब हो गया, लेकिन उसको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। अभी सब शिवानी की बात सुन अपनी अपनी राय बताए हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी शिवानी खुद को कंट्रोल कर आगे कहती है, उसके बाद उस मास्टरमाइंड ने अपने एक साथी लड़की को बुलाया,
एक अनजान लड़की को अंदर आते देख मुझे पता चल गया था कि वो इस क्लब में काम नहीं करती। वो लड़की भी अंदर आने के साथ अपने सारे कपड़े निकालने लगाती है, शायद उसको भी उस मास्टरमाइंड ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। फिर वो मास्टरमाइंड भी अपने सारे कपड़े निकाल अपने पार्ट को हार्ड कर उस लड़की को वही सोफे पर उल्टा कर उसके अंदर समा जाता है। उसी के साथ में भी उस कमरे की लाइट बंद कर सिर्फ एक छोटे के टेबल लाइट में उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हूँ। उसी के साथ उस मास्टरमाइंड ने बताए हुए प्लान के तहत राघव का नाम लेकर कहती हूँ कि राघव मुझे जोड़ दो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसी के साथ मैंने झूठ मूठ का रोना भी चालू कर दिया था। वही मेरे उस डायलॉग के बाद उस मास्टरमाइंड ने भी अपन डायलॉग बोल दिया जिसे मैंने उसी कैमरा में रिकॉर्ड भी कर दिया था। वही वो लड़की चुपचाप अपना मुंह पर हाथ रखे सब एंजॉय कर रही थी। उसी तरह कुछ देर और मैंने और उस मास्टरमाइंड ने उस लड़की के साथ सेक्स करते वक्त कहीं और डायलॉग रिकॉर्ड कर दिया था, जो कि मैंने दूसरे दिन लावण्या को दिखा दिया था। शिवानी को यह नहीं पता था कि लावण्या को उस मास्टरमाइंड ने पहले ही वो सब पिक्स और वीडियोस भेज दी है। फिर लगभग रात के 4 बजे के बाद उसने मुझे पैसे दिए और मेरे लिए बाहर के कंट्री जाने का भी इंतज़ाम कर दिया था मेरे माँ के ऑपरेशन के बाद, जो कि उसके प्लान का भाग था। फिर वो वहाँ से चला गया अपनी साथी लड़की के साथ। मैं भी उसके जाने के बाद वही सो गई। फिर सुबह 9 बजे हमारे प्लान के मुताबिक लावण्या वहाँ आ गई, जिसे देख मैंने रोने का नाटक करते हुए उसे सब बता दिया जो मुझे कहने को कहा था। इतना कहने के साथ शिवानी पहले राघव फिर लावण्या की तरफ देख उनके आगे अपना हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो आप दोनों। उस दिन राघव को देख कहती है, आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, जो सब हुआ था वो सब हमारे प्लान का भाग था, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहने के साथ शिवानी शांत हो जज को देखने लगती है। वही बाकी सब लोग सुन्न हो गए थे शिवानी की बात सुन। दूसरी तरफ लावण्या तो काफ़ी सदमे में जा चुकी थी, क्योंकि सिर्फ गलतफहमी की वजह से उसने अपने प्यार के साथ बहुत गलत किया है, जिसकी अब शायद ही उसे माफ़ी मिल सकती है राघव से। वही इस बात को सोचकर लावण्या के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही जिया, समीर जी और वीर काफ़ी खुश थे कि राघव पर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम झूठे साबित हो गए थे। वही बाकी कपूर फैमिली को इस बात से कुछ भी फ़क्र नहीं पड़ रहा था, शिवाय लावण्या के चचेरी बहन से जिसे राघव की परवाह थी। यही 2 लोग थे जिनको अब काफ़ी गुस्सा आ रहा था, वहीं उसमें से एक तो अभी डरा हुआ भी था। वही शिवानी की बात सुन जज उसको पूछता है कि इन सब के पीछे कौन है असली मास्टरमाइंड। जज की बात सुन शिवानी पहले तो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसको उस मास्टरमाइंड की धमकी याद आ जाती है, जिसे शिवानी को ये देश छोड़ने से पहले उस मास्टरमाइंड दी थी। वो धमकी यह थी कि अगर शिवानी ने ये सब सच किसी को बता दिया तो वो उसके माफ़ और उसको पहले सैकड़ों भूखे इंसानी जानवरों के आगे फेंक देगा, जो कि किसी जानवरों की तरह उन दोनों की इज्जत को सरेआम उछालेंगे। उसके बाद उन दोनों माँ बेटी को मारकर छोटे छोटे टुकड़े कर जंगली जानवरों को खाने को दे देगा। उस मास्टरमाइंड की बात सुन शिवानी उस दिन तो अपने माँ के साथ भाग गई थी दूसरे देश में। तब उसके माँ का ऑपरेशन भी हो चुका था। फिर शिवानी खुद को शांत करवाती है, फिर उसी डर को दूर कर देती है, क्योंकि शिवानी को उस धमकी का कोई भी डर नहीं था। शिवानी फिर जज की बात सुन वही बैठे हुए एक आदमी की तरफ उंगली करके कहती है, इन सब के पीछे उस आदमी का हाथ है। वही सबकी नज़र उस तरफ जाती है जिस तरफ शिवानी के उंगली की थी। वही कपूर फैमिली उस आदमी को देख सबके मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं, नियान तुम। वही नियन अपनी तरफ शिवानी की उंगली देख पहले तो काफ़ी डर जाता है, लेकिन उसने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, इसलिए वो वही अपनी जगह खड़े होते हुए चिल्लाकर कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं इसको जानती भी नहीं और मैं क्यों मेरे भाई राघव के साथ यह सब करूंगा। जिसे सुन सब लोग अब शिवानी की तरफ देख अलग अलग बातें करने लगते हैं। वही शिवानी नियान की बात सुन कहने लगाती है, नहीं ये झूठ कह रहा है, ये सब इस आदमी ने ही करवाया है। शिवानी इसी तरह जोर जोर छीलकर यह बात बार बार बता रहे थी, जिसे देख जज सबको शांत रहने का कहता है। वही लॉयर कालिदास मौका मिलता देख अपने बॉस को इन सब में बचाने के लिए कुछ सोच शिवानी से कहता है, तो शिवानी जी इन सब का आपके पास क्या सबूत है। लॉयर कालिदास की बात सुन शिवानी लॉयर रॉय की तरफ देखती है। वही मिस्टर रॉय शिवानी को पाने तरफ देखता देख समझ जाता है कि अब उसको अपना आखिरी पाटा फेंकना होगा। इसी सोच के साथ रॉय एक डेविल मुस्कान के साथ लॉयर कालिदास से कहता है, इन सब का सबूत मैं आपको दिखता हूँ मिस्टर कालिदास। इतना कहने के साथ मिस्टर रॉय अपने पास से एक पेनड्राइव निकाल उसको प्रोजेक्टर पर कनेक्ट करने के लिए अपने असिस्टेंट से कहता है। वही मिस्टर कालिदास मिस्टर रॉय की बात सुन सहम जाते हैं। वही नियान तो अपनी जगह भूत बनकर आगे क्या चल रहा है उसे ही देंगे जा रहा था, क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि अगर मिस्टर रॉय के पास उसके लिए कोई सबूत हुए तो वो आज नहीं बच सकता। वही कुछ ही मिनट में प्रोजेक्टर पर कुछ वीडियोस प्ले होते हैं, जिसमें नियान शिवानी के साथ उस रात उसी क्लब में था।
जिसका सबूत उन सब वीडियोज़ में शो हो रहे डेट और टाइम से पता चल रहा था। उसी के साथ एक वीडियोस में नियान शिवानी को अपना प्लान समझा रहा था, जिसे देख सबको अब यकीन हो जाता है कि राघव बेगुनाह है। शिवानी जो कह रही थी वो सब सच था और नियान ही इन सब के पीछे है। वही पुलिस अब जल्दी से जा नियान को पकड़ते हैं, जो कि भागने की तैयारी में था। वही कपूर फैमिली को तो सांप सुन गया था। अपने आस्तीन के सांप को देखकर वही नियान की चाची तो अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसका प्लान तो फेल हो गया था अपने भतीजे को कपूर फैमिली में जगह देने की। चाची पहले तो नियान को लावण्या के साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन लावण्या के शादी के बाद अपनी बेटी के साथ उसका रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। वही लावण्या की बात ही छोड़ दो, वो अब पूरी तरीके से गिल्ट और दर्द में जा चुकी थी, क्योंकि उसको उसके प्यार से लग करने वाला उसका ही रिश्तेदार निकला। वही नियान को अब शिवानी के जगह पिंजरे में लाया जाता है। वही शिवानी सीधे जाकर जिया के पास बैठ जाती है। जज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नियान से सवाल करके पूछता है कि तुमने ही यह सब किया है ना? किया है तो क्यों किया है? वही नियान अब शांत नहीं रह सकता था, क्योंकि उसका सारा प्लान तो फेल हो गया था। वही उसका चेहरा भी सबके सामने आ गया था, जिस वजह से नियान अब कुछ भी ना छुपाते हुए सब बता देता है। उसने ये सब क्यों किया, किस लिए किया और क्या क्या किया था। नियान अपने सारे कृत्य बताते हुए कहता है, मुझे लावण्या और उसकी दौलत चाहिए थी, जिस वजह से मैंने काफ़ी बार लावण्या के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसलिए मैंने पहले से ही उसको काफ़ी बार राघव के खिलाफ भड़काना चालू कर दिया था जब हम सब कॉलेज में एक साथ थे। इन सब में अनजाने में मेरा साथ लावण्या की माँ सुधा चाची और मेरी मौसी सुनीता जी ने दिया है, जिस वजह से लावण्या के मन में राघव के लिए नफरत को फ़ायदा हो गई थी। लेकिन लावण्या के पिता समीर जी के वजह राघव के साथ उसकी शादी हो गई थी, जिस वजह से मेरा प्लान मुझे फेल होते नजर आ रहा था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि लावण्या राघव को छूने भी नहीं देती है, जिसे वजह मैंने अब राघव को लावण्या से दूर कर लावण्या को मेरे पास लाने का प्लान बनाया, जिसकी शुरुआत मैंने लावण्या के फ़ोन पर उनको नंबर से राघव के कुछ लड़कियों के साथ कुछ झूठे और कुछ सच पिक्स इस तरह क्लिक करके भेजी कि जिसमें राघव और उन लड़कियों में काफ़ी नज़दीकियां हो, जिसे देख लावण्या को मेरी बातों पर ट्रस्ट होने लगा था कि राघव सिर्फ उसके साथ उसकी दौलत के लिए है। राघव का बाहर कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे वजह से लावण्या राघव को अपने से और भी दूर करने लगी। वही उसी चीज़ का फ़ायदा लेकर मैं भी लावण्या के पास आ रहा था। वही लावण्या भी मुझ पर भरोसा कर राघव के पीछे लगा दिया था। ऐसे ही करके एक दिन मुझे मौका मिल गया राघव को अपने प्लान में बुरा फंसाने का। वो दिन था उसी क्लब में जब राघव ड्रिंक करने के लिए आया था। उस दिन मुझे एक अच्छा मौका मिल गया था, जिसमें मैं लावण्या के मन से राघव को पूरी तरीके से उतार सकूं। वहीं मैंने अपना प्लान बनाकर शिवानी को भी पैसे लालच देकर फंसा लिया। वह रही बात उस ड्रग की, तो हर क्लब में कोई ना कोई ड्रग सप्लाई करता है, जिससे मुझे वो ड्रग आसानी से मिल गया। ऐसी तरह मैंने राघव को फंसकर लावण्या के मन से उतार दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ही लावण्या राघव को पूरी तरीके से अवॉइड करने के लिए ज़्यादा तो दिन रात ऑफिस में ही बिताने लगी, जिस वजह से मेरे हाथों से ही लावण्या जाने लगी। लेकिन तब भी लावण्या ने राघव को छोड़ा नहीं, इसलिए मैं इतने पर ही नहीं रुका। इतना कहने के साथ नियान जोर जोर से हंसने लगता है। वही नियान को इस तरह हंसते देख सबको वो किसी सायकों की तरह लगा रहा था। वही कुछ देर ऐसे ही हंसाने के बाद नियान आगे कहता है, इसलिए मैंने लावण्या को राघव के बारे में और भी भड़काने की और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करने चालू कर दी। वही सुधा चाची के दिमाग में भी लावण्या और राघव के डाइवोर्स के बारे में डाल दिया। उसके बाद सुधा चाची भी लावण्या को राघव के खिलाफ डाइवोर्स के लिए कहने लगी। इसी तरह मैंने राघव को उसके ही कलीग के साथ कुछ गलत फोटो शूट कर लावण्या को भेजना चालू कर दिया। लेकिन इससे भी काम नहीं बन रहा था, इसलिए मैं होटल ग्रीन की तरह ही राघव को फंसाने के लिए एक मौके की तलाश में था, और वो मौका मुझे मिल भी गया होटल पैराडाइज के रूप में। इतना कह नियान फिर से हंसाने लगता है, लेकिन ये हंसी पिछले हंसी से काफ़ी डरावनी लग रही थी, क्योंकि इसी घटना के बाद ही लावण्या ने राघव को काफ़ी बोले था और डाइवोर्स भी ले लिया था। नियान और होटल पैराडाइज का क्या रिश्ता है? नियान ने और क्या क्या किया है राघव के खिलाफ? लावण्या का क्या रिएक्शन होगा इन सब पर? राघव अब क्या करेगा? ये सब जानने के लिए पढ़िए कल का चैप्टर। आज के लिए बाय बाय।